हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मैथ्यू वैगन की रिलीज हुई थिएटर में फिल्म आर्गेल के बारे में। जिस फिल्म की स्टार कास्ट को पोस्टर में दिखा करके उन ऑडियंस के साथ में बहुत ही बड़ा क्लिकबेट किया गया है, जिन्हें असल मायने में नहीं पता कि इस फिल्म में जो भी एक्टर्स को पोस्टर में डाला गया है उनमें से मेन लीड कौन है। लेकिन खैर, आपने अगर ट्रेलर देखा है और अगर मुझ जैसी ऑडियंस जो इस फिल्म की सारी अपडेट्स को फॉलो करी थी, उन्हें ये बात पहले से ही पता थी कि फिल्म में हेनरी कैविल, जॉन सीना और दुआ लिपा का कैरेक्टर कितना ज्यादा फिल्म में इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि देखा जाए तो उसके हिसाब से ये कह सकता हूं कि अगर आप थिएटर में फिल्म देखने गए तो आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। इसलिए क्लिकबीट वाला टर्म मैंने लगा करके आपको उस बारे में पहले ही आगाह कर दिया है। क्योंकि उससे हटकर अगर अब बात करें जो ट्रेलर में स्टोरी दिखाई गई है फिल्म आर्गेल की, तो ये कहानी इली कॉनवॉय के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जिसने अपने दिमाग में एक नॉवल तैयार की थी। आप कह सकते हो कि जासूसों भरी वो दुनिया जहाँ पर क्या होगा क्या नहीं वो उसके हिसाब की लिखी गई स्टोरी है। लेकिन फिर उसके बाद ट्विस्ट एंड टर्न शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर अब एडन का कैरेक्टर एनली को एक हिसाब से सेव करना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ऐसे लोग पड़ चुके हैं जो नहीं चाहते कि वो जो काम कर रही है वो असल में करे। यानी इस राइटर की जो इमेजिनेशन थी वो एक हिसाब से रियल हो चुकी है, जिसके बाद पास्ट और फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है उसी की मदद से सारी चीजों को समझ सकते हो, सॉल्व किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अगेन कहूंगा, फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको पूरे 2 घंटे तक इस फिल्म की राइड करवाएगी, जो कि अब आपको थिएटर में जाकर के देखना कंपलसरी बनता भी है या नहीं। चलिए उन पर आते हैं, क्योंकि उस हिसाब से ये फिल्म एक तो सबसे पहली बात के थिएटर में हिंदी में रिलीज की गई है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी जाकर के देख सकते हो अगर आपका देखने का मन कर रहा है तो। जिसमें अब अगर उसकी बात की जाए तो पता ही होगा कि क्रिटिक्स के रिव्यू इस फिल्म को लेकर के कितने ज्यादा बुरे आए हैं। हालांकि फिल्म को जब वहां पर अर्ली स्क्रीनिंग पर डाला गया था तो रिव्यूज इतने ज्यादा मिक्स थे कि लोग कह रहे थे कि इस बार मैथ्यू वैगन ने फिर से अपना कमबैक करते हुए एक अच्छी फिल्म, या फिर कहूँ किंग्समैन के साथ साथ किक-एस, जिन सब के बारे में वो बार बार बात करते रहते हैं और उस विजन से कभी वो बाहर नहीं निकलते, इस बार शायद से आर्गेल फिल्म से निकल चुके हैं। लेकिन उस बारे में भी और भी कुछ कहने के लिए है, बट फिलहाल तो इंट्रो के बाद ही बात करेंगे, क्योंकि इंट्रो मैंने काफी टाइम से नहीं लगाया, जो कि मैं अब लगाऊंगा। लेकिन उसके पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के डायरेक्टर मैथ्यू वैगन की, जिनके डायरेक्शन और उनकी टीम की अगर जितनी तारीफ मैं करूं पर्सनली फैन लेवल पर, तो आपको वहां पर बायसनेस झलकती हुई नजर आ जाएगी। क्योंकि मेरी नजर में मैथ्यू एक ऐसे डायरेक्टर है, या फिर कहूँ एक इतने अंडररेटेड डायरेक्टर, जिन्होंने शुरुआत में अपना टैलेंट काफी अच्छी फिल्मों से दिखाया है। जो चीज अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके नाम पता कर लो कि उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए थे। डेफिनेटली उन सारे ही प्रोजेक्ट से आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। लेकिन देखा जाए तो वो जैसे किक-एस और किंग्समैन के यूनिवर्स में पूरी तरीके से हाथ धोकर जो पीछे पड़ गए हैं, उससे उनके खुद के फैंस भी ये आकर के बोलते हैं कि प्लीज अब इससे मूव ऑन करते हुए उसमें प्रोड्यूसर रहो, और फिर वो कहते हैं ना कि फाइनल टचअप देते हुए कि यूनिवर्स आगे कैसे बढ़ रहा है उन सब की देखरेख ही करो। क्योंकि अगर इससे मूव ऑन कर वो बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वो काफी ज्यादा शानदार बनेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आर्गेल जैसी फिल्म और फिल्म की काफी बड़ी स्टार कास्ट और उसके ऊपर से निकलता आया हुआ 200 मिलियन का बजट, अगर आप इस फिल्म को देखते वक्त फील करोगे तो आपको वो क्लिकबेट वाला जो एंगल है काफी जल्दी क्लिक करता है। क्योंकि ये फिल्म ना तो अपने स्टार्स को लेकर के पूरी तरीके से ऑनेस्ट चलती है और ना ही फिल्म के बजट को, क्योंकि सीजी सच में बहुत ज्यादा बुरा है। और कैट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आज की तारीख में आप कैट को ट्रेनर के साथ लेकर के अच्छी फिल्म बना सकते हो, लेकिन फिर भी सीजी बनाते हुए, खास करके तब जब कैट कुछ भी नहीं कर रही, तो भी चीजें काफी ज्यादा बेकार लगती है। इसके अलावा एक्शन में तो उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन यहाँ पर वो जो स्मोक वाला एक्शन था, पता है कि उसे सीजी की मदद से काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन जब स्क्रीन पर कुछ दिखाई ही ना दे तो ऐसे एक्शन किसी भी काम के नहीं होते। लेकिन स्केटिंग करता हुआ एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है एक्शन के तौर पर, जो कि आपको फिल्म में इंप्रेस करते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं जैसी उम्मीद अगेन मैंने फिल्म के डायरेक्टर से लगा रखी थी। यानी ये फिल्म भी अगर उन्हीं की पुरानी डायरेक्ट की गई फिल्मों की कैटेगरी में डाला जाए तो किंग्समैन की अगर मैं बात करूं, नहीं पहले पार्ट की नहीं, सीक्वल की बात कर रहा हूं, अगर आपको पसंद नहीं आया था तो ये फिल्म हाँ उसी डायरेक्शन में चलते हुए बिल्कुल उसी तरीके की बनाई गई है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैथ्यू ने फिर से क्रिएटिविटी के नाम पे अपना 100% दिया है, बट अनफॉर्चुनेट कहानी में अगर वो चीज बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही तो काफी ज्यादा चीजें बुरी होती है। ऊपर से एक और सरप्राइज है इस फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन, क्योंकि इस फिल्म को यूनिवर्स बनाने के चक्कर में जो चीजें अचानक से क्लिक कर डाल दी गई वो काफी ज्यादा वियर्ड थी। लेकिन खैर, अब ये फिल्म टीज के तौर पर एक काफी बड़े यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुकी है। फिल्म देखना स्पॉइल नहीं करूंगा, समझ जाओगे। जिसके अलावा फिल्म के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे थे और उसी हिसाब से मैं इस फिल्म को पूरा का पूरा थिएटर में बैठ करके देख पाया। वरना मजाल है कि ऐसी रिपीटेटिव फिल्म में जाकर के थिएटर में देखूं। लेकिन हाँ, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप सिनेमा लवर हो और खास करके आप ऐसी बड़ी फिल्मों को थिएटर में देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, तो 50-50 का बैलेंस बनाते हुए थिएटर जाओ, देखो फिल्म, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर
आप काफी ज्यादा बड़ी उम्मीद लगा करके रखोगे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार रहना, क्योंकि ओटीटी के दौर में वो कहते हैं ना कि लोगों को कुछ अच्छा चाहिए थिएटर में देखने के लिए, और ये फिल्म काफी सारी ऑडियंस को उस लेवल पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हम जैसे जो सिनेमा लवर्स है उसे सपोर्ट करने के हिसाब से भी थिएटर जाएंगे और फिर अच्छे बजट के साथ बनाई गई फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। जिसके बाद अब फिल्म के थोड़े बहुत डायरेक्शन की बात कर ले तो फिल्म डायरेक्शन में नो डाउट बहुत ही ज्यादा कलरफुल और काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन की मार आपको इस फिल्म में सीजी के तौर पर साफ साफ देखने के लिए मिलेगी। जिसके बाद फिल्म के फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीजों की भी बात करूं तो वो सभी भी फिल्म के बजट को बस लोकेशन के तौर पर ही जस्टिफाई करते हैं। उससे ज्यादा ये फिल्म एक्टर्स के मामले में अपने बैलेंस को बिगाड़ती है तो कहीं ठीक ठाक चली जाती हुए इस 2 घंटे 19 या फिर 15 मिनट के आसपास की फिल्म को एंड करवाती है। और हाँ, इसके अलावा फिल्म एप्पल प्लस वालों ने खरीदी है तो समझ जाओ कि आपको 1 महीने के अंदर ही अंदर ये फिल्म सीधे सीधे एप्पल प्लस पर भी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें मैंने मेरा ओपिनियन इस फिल्म से रिलेटेड दे दिया है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म एक ऐसा मिक्स बैग है जिसका आपको फर्स्ट हाफ अच्छा लगता है तो सेकंड हाफ आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस फिल्म ने खुद का पैकअप तो ठीक ठाक सा कर लिया। जिसके अलावा फिल्म की मार्केटिंग की बात की जाए तो टेलर स्विफ्ट का जो इस फिल्म के साथ में कनेक्शन बनाया जा रहा था वही नॉवेल को लेकर, जो नॉवेल असल में एली कॉनवॉय ने ही लिखी है, यानी फिल्म का कैरेक्टर असल मायने में इस नॉवेल की कहानी की राइटर है। तो वो कहानी मुझे लगता है कि अब इस फिल्म को देख करके समझ आ गई है कि पूरी तरीके से झूठ है। ऊपर से फिल्म के डायरेक्टर ने ये भी कहा था कि ये चौथी नॉवेल की कहानी है, जिसमें हाँ पहली नॉवेल से उन्होंने बस एक सीक्वेंस ही उठाया। और गेस व्हाट, मेरे कुछ जानने पहचानने वालों ने जो इसकी नॉवेल पढ़ी है उन्होंने ये बात मुझे साफ साफ बता दी कि नॉवेल की एडेप्टेशन में इस फिल्म ने वहां से हेनरी कैविल, जॉन सीना और डुआ लिपा के कैरेक्टर को ही उठाया है। यानी फिल्म की पूरी पीआर टीम ने एक अच्छा खासा पब्लिसिटी स्टंट तैयार कर लिया था ताकि लोग इस फिल्म में बाकी सारी चीजों को अपने दिमाग से गेस कर वो जो कहते हैं ना कि टाइलर्स के घर बैठे बेकार से फैंस अपने जॉनर में ले जाए कि टाइलर ने इसकी कहानी लिख दी है। लेकिन जब डायरेक्टर ने कंफर्म किया तो गूगल करके बाकी आप भी देख लेना कि इस फिल्म के राइटर जेसन फ्यूच नाम का बंदा है, एली कॉनवॉय बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये एक फिक्शन कैरेक्टर है, स्टूडियो की तरफ से तैयार किया गया। बाकी कनेक्शन को लेकर के आप समझ जाओगे कि डायरेक्टर ने इसे असल मायने में चौथी बुक कहा क्यों था, क्योंकि यूनिवर्स के चक्कर में ये फिल्म अपनी पहली ही प्रेजेंटेशन से मेरी नजर में उस लेवल पर तो नहीं पहुंची है। यानी आने वाले सीक्वल को तो मैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल भी ग्रीन लाइट नहीं दूंगा, लेकिन स्टूडियो का पैसा और अगर उनका पूरा ये बजट फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर से रिकवर हो जाता है तो वो लोग डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं डायरेक्टर को कहूंगा कि आप मूव ऑन करते हुए अपनी पूरी टीम को लो और काफी अच्छा कंटेंट बना दो, जो कि डेफिनेटली आप कई सालों से नहीं बना रहे। जिसमें अगर देखा जाए तो मैथ्यू को चाहिए बहुत ही अच्छा टैलेंटेड राइटर, जिसके बाद वो उस कहानी को लेकर के कितनी ज्यादा अच्छी फिल्म बनाएगी ये बात हम जैसे फैंस को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन आर्गेल उस लेवल में तो मेरी नजर में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही। जिन सब से हटकर अब इस फिल्म की रेटिंग्स की कैटेगरी को पूरी तरीके से सेट किया जाए तो एक्शन इस फिल्म के अच्छे थे तो कुछ बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी 5 में से 3.5 स्टार ये फिल्म तो डिजर्व करती ही है। और बात की जाए फिल्म की कहानी की तो कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे थे, जिसके हिसाब से मैं इस फिल्म को ड्रामा में 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात की जाए कॉमेडी की तो मैथ्यू के यूनिवर्स में कॉमेडी का पेस्ट भी अच्छा खासा होता है, जिसमें ये फिल्म भी अपना बैलेंस कुछ हद तक बनाने में कामयाब होती है। इसलिए कॉमेडी के लिए ये फिल्म 5 में से 3 स्टार डिजर्व करती है। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे हैं तो उसके लिए रेटिंग 5 में से 3 स्टार की बनेगी। तो वही बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की तो फिल्म में हॉरर है नील बटे सन्नाटा यानी कि 0, और थ्रिल के लेवल को देख करके इस स्पाई थ्रिलर एक्शन जॉनर की फिल्म के हिसाब से ये कैटेगरी सिर्फ थ्रिलर में ही 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करती है। और फिर सीधे आ जाए मास ऑडियंस पर तो मास ऑडियंस की नजर में ये एक टाइम पास सी फिल्म है, लेकिन लेंथ के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी, इसलिए उनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है। तो बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को काफी ज्यादा अच्छा नहीं मिला, इसलिए उनकी नजर में ये फिल्म C+ से ज्यादा की कैटेगरी डिजर्व नहीं करती। और बात की जाए मेरी तो मैं काफी ऑनेस्टली इस फिल्म को मिक्स बैग के हिसाब से B की कैटेगरी में ही रखूंगा, जिससे रिलेटेड पूरा ओपिनियन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.